नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का एग्जाम आने वाला है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ रहा है वो ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग में ऑनलाइन कोर्स लेने पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा। बड़े बड़े संस्थान जो दावा करते हैं पूरा कोर्स करा रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट भी जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। मात्र 499 रुपये में उन्हें 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। 120 नंबर का पूरा साइंस जो आ रहा है उनका, साथ ही साथ 30 नंबर का जो आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और पेडागोजी आ रही है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। और आज हमारी क्लास है ब्रह्मांड की तीसरे लेक्चर की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में आना क्या क्या है, ये देख लीजिए आप आपका सिलेबस, तब आपको पता लगेगा कि भाई पेपर में आना क्या है। यूनिवर्स ब्रह्मांड से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे सीधे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर भी लेके आता हूँ मैं डेली यूट्यूब पर, साथ ही साथ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एप्लीकेशन पर पूरा CMS पोर्टल में क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग कई सारे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सर करा ही नहीं रहे कोर्स, बस एकदम टीम दिखा के लोगों को अंदर एंट्री करा रहे हैं, लेकिन एकदम एंट्री के बाद में उनका कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन दोस्तों विश्वास रखिए, जीएस जीनियस एकेडमी आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मापन, मेजरमेंट, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, ये वाला चैप्टर फिजिक्स में कवर कराया है। बल, गति, दाब फिजिक्स में कवर कराया है। कार्य, ऊर्जा, मशीन फिजिक्स में कवर कराया है। संरचना, इकाई, आनुवांशिकता, ये लेक्चर मैं कल लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ताप और ऊष्मा ऑलरेडी करा दिया है। प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, सब मैंने आपको करवा दिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर मैं डेली करा रहा हूं आपके लिए। प्राकृतिक संसाधन पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ खाद्य उत्पादन और प्रबंधन। नॉर्मली खाद्य पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम प्रबंधन और देखेंगे किस तरह से उसका किया जाएगा। पर्यावरण, अलग से क्लास लेकर आने वाला हूं पर्यावरण की, आपके लिए ये सारी चीजें मिल रही हैं। साथ ही साथ पदार्थ, केमिस्ट्री में कवर करा दिया मैंने आपको, पदार्थ की अवस्थाएं, गुण, पृथक्करण की विधियां, धातु, अधातु, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक मिश्रण, रासायनिक संकेत, अम्ल, क्षार, लवण, हमारे आसपास का वातावरण। हम डेली जीवन में पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का, एल्कोहल का उपयोग करते हैं, तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और कार्बन के अपरूप, हाइड्रोकार्बन, हमारा चैप्टर अभी करना बाकी है, और ये सब मैंने आपको करा दिया है। भोजन, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें, पादप प्राणियों की संरचना पूरी कवर हो गई है। जंतु जगत का वर्गीकरण पूरा अपन ने 8 से 10 लेक्चर में देखा है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान पूरा मैंने आपको A to Z पढ़ाया है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित डाल दी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। साथ ही साथ ब्रह्मांड का आज पूरा अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, 4-5 लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा ये। उसके बाद अपन उठा लेंगे पर्यावरण, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अगर आप करते गए और प्रैक्टिस सेट लगाते गए तो आपका एग्जाम निकलना तय है। जो भी साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 90 नंबर का सीधा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछ रहा है। 30 नंबर में वो मनोविज्ञान से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैं प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूँ। और 30 नंबर का तो आपको पता है पेडागोजी। ब्रह्मांड के बारे में हम देख चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। आज हमें प्यारे दोस्तों बात करनी है, तारे का निर्माण भी हमने देख लिया था, आज हमें बात करनी है सौर मंडल के बारे में। उससे पहले हमने सर ब्रह्मांड में क्या पढ़ा, तो हमने देखा यूट्यूब पर भी लेक्चर डाल दिए मैंने ब्रह्मांड के बारे में। यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड पृथ्वी के बाहर असीमित जो आकाश है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। और अंतरिक्ष के अंदर जो आकाश गंगाएं, उल्कापिंड, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि जो भी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई हम जान चुके हैं। हमने देखा तारे कैसे बनते हैं, आकाश गंगाएं कैसे निर्माण होती है, हमारा जो सूरज है वो कैसा तारा है, तारे का अंत कैसे होता है, ब्लैक होल क्या होता है, इस सब पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। मात्र 499 में अभी आपको पूरी चीज़ें मिल रही हैं। फिर हो सकता है रेट बढ़ जाए और अभी आपके पास समय है अच्छा खासा पढ़ने का। अब सौरमंडल क्या है, अभी सर आपने सारी चीज़ें बताई, अब ये बताओ ये सौरमंडल क्या है। तो आप सभी समझ रहे हो सौर मंडल मतलब यहाँ पर आप देखोगे सूर्य, हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं उल्कापिंड जैसे धूमकेतु, हेली नामक धूमकेतु आपने सुना होगा, क्षुद्र ग्रह आदि से मिलकर क्या बनता है, हमारा सौरमंडल बनता है। तो देखो सूर्य, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसके केंद्र में क्या होता है, सूर्य होता है। तो सौर परिवार किसे कहेंगे, तो सौर परिवार में हम शामिल सूर्य को करेंगे, 8 ग्रह को शामिल करेंगे, उपग्रह को शामिल करेंगे, उल्कापिंड को शामिल करेंगे, क्षुद्र ग्रह को शामिल करेंगे।
इनका मुखिया कौन है? तो इनका मुखिया मैं अब आपको बता दूं, सूर्य इनका मुखिया है। तो चलिए सबसे पहले हम चालू किससे करते हैं? हमारे प्यारे सूर्य से। आप देख रहे हो ये वास्तव में सूर्य ऐसा दिखता है। अगर आप दोपहर के समय में छत पे से देखते हो ऊपर, तो आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है? दोपहर में सफेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर देखो ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा हीलियम में परिवर्तित हो रही है और असीमित ऊर्जा दे रही है। तो याद रखना, हमारे सौर परिवार का मुखिया सूरज है, जिसके अंदर हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा किसमें परिवर्तित हो रही है? हीलियम में, जिससे असीमित मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, जो कि अन्य ग्रहों को ट्रांसफर कर रहे हैं। पृथ्वी या कोई भी ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे सामने वाले क्या करते हैं? अपने सूर्य से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं और चमक पैदा करते हैं, इसीलिए तो दिन रात होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं। सूर्य सौर परिवार के ऊर्जा का स्रोत है, ये तो हमें पता है। सूर्य क्या है? सौर परिवार की ऊर्जा का स्रोत है, जो उसके केंद्र में परमाणुओं में नाभिकीय संलयन, मतलब नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। सूर्य का जो भाग हमें आंखों से, आप देखो जो सूर्य का भाग हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जो हमें पूरी चीजें दिखाई देती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सूर्य का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। लेकिन इसके आसपास की चीजें आपको दिखाई नहीं देती। अगर सूर्य ग्रहण के समय आप देखोगे तो सूरज के ऊपर क्या जाता है? ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? मैं आगे भी आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि भाई सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। तो सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या दिखता है? सूर्य के चारों तरफ एक प्रकाश दिखाई देता है, बीच में सूर्य काला दिखता है। तो जो सूर्य के चारों ओर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को कोरोना बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोरोना या क्रीट के नाम से जाना जाता है। जैसे कोरोना खतरनाक दिखता था ना, ऐसा देखिए कोरोना दिखता था, वैसा का वैसा ये सूरज के चारों ओर क्या होता है? जब सूरज काला पड़ जाता है तो उसके चारों ओर ऐसा एक आभा मंडल टाइप का ऐसा दिखाई देता है, इस टाइप की संरचना, जिसे क्या बोला जाता है? कोरोना या क्रीट के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये सूर्य ग्रहण के समय क्या हो रहा है? सूरज के सामने क्या आ रहा है? चंद्रमा आ गया और बीच में इधर सामने पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी से सूरज नहीं दिख रहा, सिर्फ चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन उसके चारों ओर जो चमक आपको दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है, देखो, सूर्य के वर्णमंडल के परे जो क्रीट या कोरोना कहते हैं, यह सूर्य का बाह्यतम भाग होता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, कोरोना या क्रीट वाला भाग कब दिखाई देता है? तो सिर्फ दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। समझ गए? सूर्य ग्रहण कब होगा? हम पृथ्वी पे हैं भैया, हम सूरज को देख रहे हैं, बीच में चंदा मामा आ गए, मैं नहीं देखने दूंगा। नहीं देखने दूंगा मतलब आप आसपास की चीजें देख पाओगे। ठीक है, तो कोरोना का तापमान अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। पेपर में क्वेश्चन आता है, सूर्य की सतह का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और पायरोमीटर के द्वारा विकिरण के माध्यम से, पूर्ण विकिरण तापमापी के माध्यम से इसे मापा जाता है। वहां नहीं जाते, किरणों के माध्यम से मापते हैं हम, तो इसे क्या बोलते हैं? क्रीट या कोरोना। इतना क्लियर हो गया। अब सूर्य के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। एक सौर कलंक आपने देखा होगा, ये देखो सूर्य पर छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे, दूरबीन से देखोगे, तो उसमें लगातार क्या हो रहा है? कहीं पर तापमान कम हो रहा है सूर्य के अंदर, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में कम कन्वर्ट हो रही, कहीं ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं। इनके कारण पृथ्वी पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारी संचार वाली चीज़ें वो बाधित होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगातार किरणें निकलती हैं जो हमारी संचार प्रणाली को बाधा पहुँचाती हैं। कैसे? ये सूर्य की सतह पर काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, इनका तापमान सूर्य के शेष भाग से कम होता है। ये प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ते हैं, चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं तथा पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करते हैं। ये 11 साल में बढ़ते घटते रहते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। सौर कलंक जो सूर्य पर धब्बे हैं, क्या वो बढ़ते घटते रहते हैं? जी हाँ, बढ़ते घटते रहते हैं। कितने सालों में? 11 सालों में। क्या सौर कलंक सूरज को कलंक है सूरज पर? नहीं, ऐसा कलंक वलंक नहीं है, सिर्फ एक धब्बा टाइप का है गैसों की कम होने के कारण। तो इतना क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं आप बोल दो सर वहाँ पे तो काला काला धब्बा है। ठीक है, दिखता है हमें, किसके कारण? क्योंकि शेष भाग से कम वहाँ का तापमान होता है। अब हम आगे चलने वाले हैं, अब सूर्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो सूर्य है
उसके जैसे लाखों करोड़ों अरबों सूरज हैं, क्योंकि तारा है सूरज हमारा। ऐसे ही अन्य ग्रहों के भी तो, और अगर आप बाहर जाओगे दूसरी दुनिया में चले जाओगे, आप मूवियों में देखते हो हॉलीवुड की, तो दूसरी दुनिया में जाते हैं तो उनका भी अलग तारा है। तो हमारे सूरज के निकटतम तारा कौन सा जाएगा? जैसे हमारी आकाशगंगा के निकट की आकाशगंगा कौन सी थी, कमेंट करके बताना मुझे, ध्यान रखना जितने वास्तव में इस बार टीचर बनना चाहते हैं। अदर एग्जाम में भी ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ध्यान देना। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूरज का निकटतम तारा है। पेपर में क्वेश्चन आता है हमारे सूरज का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूरज का सबसे निकटतम तारा होता है। अब कुछ जानकारी सूरज के बारे में लेते हैं। हमारा सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसे सौरमंडल का मुखिया, क्योंकि हमने देखा था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब दो अवधारणाएं आई। टॉलमी ने क्या दिया, जियोसेंट्रिक, और कोपरनिकस ने क्या दिया, हेलियोसेंट्रिक। और वर्तमान में हम कोपरनिकस की अवधारणा को मानते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने दूरबीन से बता दिया था कि हेलियोसेंट्रिक सूरज हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी समेत अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो सौरमंडल का मुखिया होता है। सूर्य का 75% भाग हाइड्रोजन से बना होता है और शेष भाग हीलियम से, और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें अन्य गैसें और लोहा वगैरह भी पाया जाता है। क्लियर? इसके अंतर्भाग में नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है, जिससे असीमित ऊर्जा आती है। तो याद रखना, नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा सूरज के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है और हमें ऊर्जा मिल पाती है। और सूरज असीमित ऊर्जा किसके कारण दे पाता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण। और जानकारी लेते हैं सूरज के बारे में। वास्तव में सूरज को अलग अलग चीज़ों से देखा जाता है तो वो अलग अलग कलर का दिखाई देता है। सूरज अभी वर्तमान में देखा जाए तो पीले कलर का है, पीला बौना तारा है, अपनी आधी आयु पूरी कर चुका है और आगे चल के लाल दानव तारे में कन्वर्ट होके समाप्त हो जाएगा 5000 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखना, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य का निकटतम तारा है, ये हमने देख लिया। हमारा सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सौरमंडल का मुखिया है, ये जानकारी अभी हमने थोड़ी देर पहले देख ली। सूर्य में 40 लाख टन हाइड्रोजन जलकर ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, लगातार 40 लाख टन, सोच रहे हो 40 लाख टन हाइड्रोजन जल रही है उसमें। सूर्य का व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है। पेपर में पूछेगा कि व्यास कितना है, तो आप बोल दोगे 13.9 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से कितना है, 109 गुना। ये फैक्चुअल जानकारी आपको याद रखनी है। 8 से 10 क्वेश्चन सीधे पूछे जा रहे हैं ब्रह्मांड टॉपिक से, क्योंकि साफ साफ लिख के दिया है। इसके बाद पर्यावरण चालू करेंगे। तो सूर्य का व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है सूरज का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना अधिक है, तो 109 गुना अधिक है। पृथ्वी का 109 गुना छोटा है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? व्यास तो हमने देख लिया, व्यास कितना। अब द्रव्यमान पूछ रहे हैं कि भैया उसमें जो पदार्थ है वो कितना है, 1.9 × 10⁻30, मतलब 1.9 गुणा 10⁻30 किलोग्राम क्या है, व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास से 3.3 लाख गुना ज्यादा है। पृथ्वी का जो व्यास है उससे 3.3 लाख गुना ज्यादा व्यास किसका आ जाएगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर सूरज का व्यास आ जाएगा। ठीक है, इसका आयतन, अब आयतन मतलब कितनी जगह घेरता है, तो सूरज का आयतन कितना है, 1.4 गुणा 10⁸ घन मीटर है। मतलब सूरज का आयतन कितना है, 1.4 गुणा 10⁸ घन मीटर है, घन किलोमीटर है सॉरी। और पृथ्वी की तुलना में ये कितना है, 13 लाख गुना ज्यादा है। सोचो, आयतन मतलब पृथ्वी कितनी सी जगह घेरती है, सूरज कितनी जगह घेरता है, बड़ा है, मुखिया है, तभी तो चक्कर लगा रहे हैं इसके। तो याद रखना, आयतन पूछे तो 1.4 गुणा 10⁸ घन किलोमीटर, और पृथ्वी की तुलना में 13 लाख गुना ज़्यादा है। इतना क्लियर हो रहा है, नोट डाउन करते चलना। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कहाँ पर, एप्लीकेशन के अंदर, वह फ्री में मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 499 में आप टीचर बनने वाले हो यार, मात्र 499। अगर आप देखोगे तो कोई बड़ी रकम नहीं, उसमें आपको पूरे 30 नंबर का शुरुआत वाला पार्ट कवर हो रहा है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी इतनी शानदार पढ़ा रहे हैं सर, साथ ही साथ में जीएस पोर्शन कवर करा रहा हूँ, और आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ब्रह्मांड, खाद्य संरक्षण से लेकर आपका पर्यावरण, पूरी चीज़ें कवर हो रही हैं।
आप इंतजार करते रह जाओगे, पेपर आ जाएगा फिर लोगे, कोई मतलब नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर पे बैठे हो और आप रिवीजन करना है आपको, तो साइंस की रामबाण किताब टीचर के एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाना। ये किताब आपको मध्य प्रदेश के हर एक बुक स्टॉल पर मिल जाएगी, ना मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कलरफुल पेज है, हर एक चीज़ को मैंने बिल्कुल व्यवस्थित समझाया है, नोटबुक की तरह है ये, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले ही आपके पास होनी चाहिए और पढ़कर जाना है आपको। अब आगे देखने वाले हैं, हमारा सूर्य लगभग 5 अरब वर्ष प्राचीन है। इसको कितने साल हो गए? 5 अरब वर्ष हो चुके हैं हमारे सूरज को। इससे पहले शायद मैंने 5000 बोला होगा। 5 अरब वर्ष प्राचीन है और वर्तमान में पीला बौना तारा है, पीला कलर है। शुरुआत में इसका कैसा कलर था? नीला, फिर सफेद, अब पीला हो चुका है, अब आगे चल के लाल हो जाएगा। उसके बाद ये भीम का लाल दानव तारा में बदल जाएगा और पूरा का पूरा सूरज नष्ट हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुनना, सूर्य अपनी आकाशगंगा से 32,000, मतलब सूरज की भी आकाशगंगा है, क्योंकि लाखों करोड़ों तारे जिस केंद्र का चक्कर लगाते हैं उस केंद्र को क्या कहा जाता है? उस पूरी की पूरी संरचना को क्या बोला जाता है? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा कौन सी? हमारे सूरज की आकाशगंगा कौन सी है? ऐरावत दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। उसके केंद्र से जो बल्ब है, उसके केंद्र से सूरज की दूरी कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया था, दूरी मापने की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और यह केंद्र के गोल चक्कर लगाता है, मतलब जो आकाश गंगा है उसके केंद्र के चक्कर लगाता है। कितनी स्पीड से लगाता है? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड। 250 समझ रहे हो ना? यहां से चले जाओगे आप, पूरा का पूरा मक्सी, ब्यावरा, राजगढ़ पार कर जाओगे, गुना तक पहुंच जाओगे। ध्यान देना, तो 250 किलोमीटर 1 सेकंड में, इतनी फटाफट स्पीड है। और ये पूरी की पूरी उसके चक्कर कब लगा पाता है? 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्षों में। मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा, सूर्य अपनी आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगा रहा है, कितनी दूरी पर है? 32,000 किलोमीटर। कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है? तो आप बोल दोगे सर 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। और एक पूरा चक्कर कब पूरा करता है? तो 22.5 से 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अपनी धुरी पर एक चक्र 27 दिनों में पूरा करता है। जैसी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, ऐसे ही सूरज अपने अक्ष के चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में पूरे करता है। और पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य। पेपर में क्वेश्चन आता है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? भारत ना होता तो सूरज और चांद के बीच की दूरी का पता लगाना मुश्किल था। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने बताया है कि भैया यहाँ से अगर हम सूरज पर पहुँचना चाहते हैं तो हमें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 15 करोड़ किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस यूनिट को नाम दिया है एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक AU का मतलब क्या होता है? पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? वो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और सुनो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मतलब 500 सेकंड में सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि भैया सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय लगता है? तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में समय लगता है 500 सेकंड का, मतलब 8 मिनट 20 सेकंड। अर्चिंग 48, 480 और 20, 500 सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब सौरमंडल के ग्रह देखने वाले हैं। अभी हमने देखा सौरमंडल क्या है, तो हमने देखा सौरमंडल में ग्रह 8 ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह से मिलकर क्या बनता है? सौरमंडल। सौरमंडल का मुखिया हमारा सूरज है। सूरज के बारे में हमने जानकारी देखी। अब प्यारे दोस्तों, हम सौरमंडल के ग्रह देखने वाले हैं। ग्रह क्या होता है? किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर जब कोई अन्य वृत्तीय या अन्य खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है, एक वृत्तीय पथ में गति करता है, उसे क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है। तो किसी पिंड के आसपास अंडाकार कक्षा में घूमने वाली खगोलीय काया को ग्रह कहते हैं। अरे रट्टा मारने नहीं है, किसी पिंड मतलब सूरज के चारों ओर जो कोई भी अंडाकार संरचना में या किसी भी संरचना में चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, वो क्या है? ग्रह आ जाएगा। ग्रह चक्कर किस में लगाते हैं? कक्षा में। कक्षा क्या होता है? एक खगोलीय पथ होता है जिसका अनुसरण करके कोई भी पिंड किसी अन्य पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे कक्षा कहते हैं। और जो
पिंड है, चक्कर लगा रहा है, उसे क्या बोला जाता है? ग्रह कहा जाता है। वर्तमान समय में कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। अब आप बोलोगे सर 9वां ग्रह भी तो था, प्लूटो। प्लूटो को 2006 में क्यों हटा दिया गया? तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही है ना, नोट डाउन करते रहना, क्योंकि मैं डेली के डेली एप्लीकेशन पर चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, 15 प्रैक्टिस सेट कोई नहीं दे रहा। और इतने रुपए लूटेंगे टेस्ट सीरीज के नाम पे कि आप दे नहीं पाओगे, और फिर भी वो चीज़ें नहीं देंगे। मार्केट में बुक लेने जाओगे तो कोई नहीं मिलेगी। यहाँ बिल्कुल सटीक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं, और कई सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पेपर में अभी टाइम है। उससे पहले अगर पढ़ लिया पूरा तो मज़ा आ जाएगा, और क्वेश्चन लगा लिए, दिक्कत खत्म, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप 499 रुपये देखोगे तो फिर आप रह जाओगे, ढूंढते रहोगे 10 जगह और टाइम वेस्ट कर दोगे। एंड में लेना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी इच्छा। मैं कोई वो नहीं बोल रहा कि लो आप पढ़ो, यहाँ पढ़ लो, कभी कभी पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं सौरमंडल के ग्रह। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले सौरमंडल के ग्रह। किसी पिंड के आसपास अंडाकार घूमने वाली खगोलीय संरचना को हम ग्रह कहते हैं। और ग्रह आप सुनना, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आप बोलोगे सर सूरज पर, पृथ्वी पर तो दिन दिखाई देता है, हम सुबह सुबह पूरे में चीजें देख लेते हैं आंखों से। अरे भैया, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो अपने अक्ष पर घूमती है तो जो वाला भाग सूरज के सामने होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा पृथ्वी की गतियों में, ध्यान देना। तो जो भाग सूरज के सामने होता है वहां प्रकाश होता है, पीछे वाले भाग पर अंधेरा। जब भारत में प्रकाश होता है, अमेरिका में अंधेरा होता है, रात होती है। अमेरिका में दिन होता है, भारत में रात होती है। तो दिन रात का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि हमारा स्वयं का प्रकाश नहीं है। हम लाइट जला के प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं, आग जलाकर प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं, ट्यूबलाइट जलाकर प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारा कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है, तब तो हम इजाद कर रहे हैं ये चीज़ों को। तो वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य दीप्त, दीप्ति का मतलब अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने वाला, और प्रदीप्त का मतलब होता है दूसरे से प्रकाश लेने वाला। तो हम प्रदीप्त हैं, ग्रह हम, सूर्य दीप्त है। आप सुनना, तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। अब ध्यान देना, सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। देखो ये जो है सूरज, और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब कुछ ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं और कुछ पश्चिम से पूरब की ओर। अधिकांश ग्रह जितने भी हैं वो पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूम रहे हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, दूसरा और सबसे लास्ट वाला। दूसरा मतलब शुक्र, और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा? अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, शुक्र तथा अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं, शेष पश्चिम से पूरब की दिशा में परिक्रमण करते हैं। ज्योग्राफी में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था सूरज, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज का उदय हो जाता है गुजरात की तुलना में। इसीलिए हमने मानक समय रेखा बनाई है। अगर आपने मेरा ज्योग्राफी का जीएस वाला पोर्शन नहीं देखा तो आपके साइंस वाले कोर्स में मैंने ऐड करा दिया है, तो आप पूरा पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़कर जाओ, ताकि इस बार माता पिता के सपनों को पूरा कर पाओ। क्योंकि नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक सही दिशा चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। कई लोग आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सब चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से आपको बताई जा रही हैं, एक ही जगह पर मिल पा रही हैं, ये मुश्किल रहता है। तो ये चीज़ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी एप्लीकेशन के द्वारा मिल पाए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं सिस्टोमेटिक चीज़ों को। अब हम चालू करने वाले हैं, जल्दी से गहरी सांस ले लो सभी लोग। हाँ, अब अपना कॉपी पेन रख दो, पूरा फोकस करो, उसके बाद में आप देखते रहना। चलिए, तो अब हम सबसे पहला ग्रह, सबसे पहले 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रहों के बारे में अब हम देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले चलिए मैं यहीं आपको समझाता हूं। ये देखो, हमारी जो है सूरज, उसके क्या है? 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से ये देख तो रहे हो आप, ये सूरज और ये सारे के सारे ग्रह हैं। तो 4 ग्रह तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, ये नजदीक आ जाएंगे, तो इन्हें क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। और ये क्या हो जाएंगे? ये बाह्य ग्रह हो जाएंगे। क्या होंगे? बाह्य ग्रह। इनके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे से
पत्थर के टुकड़े चक्कर लगा रहे हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल और पत्थर के टुकड़े चक्कर लगाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो आप तुरंत बता सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है और ये आंतरिक ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और अगर आपके जो बाह्य हैं, बाहर की ओर स्थित हैं, इन्हें पेरिस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। अब हम पढ़ना चालू करते हैं, चलिए। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि अंदर स्थित हैं, और बृहस्पति, शनि और वरुण को बाह्य ग्रह पेरिस्ट्रियल ग्रह प्लेनेट कहा जाता है। अब सुनो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर नौवां ग्रह प्लूटो को शामिल किया गया था, लेकिन प्लूटो को क्यों नहीं गिना जाता ग्रहों में? तो मैं आपको बता देता हूं, प्लूटो को 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया था, किंतु 2006 में किसने मीटिंग करी? अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के सम्मेलन में। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो संघ है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सम्मेलन में इस ग्रह को, इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। क्यों? क्योंकि इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र था बहुत कमजोर है। ये क्या करता है, लास्ट में जो वरुण ग्रह की कक्षा को काट देता है भाई साहब। इसकी कक्षा में नेपच्यून की कक्षा को काटती है, मतलब जो आपका प्लूटो है ये नेपच्यून की कक्षा को काट देता है। पीएससी में तक आप लिख सकते हो ये सारी की सारी जानकारी, ध्यान देना। तो ये नेपच्यून की कक्षा को काट देता है, जिसके कारण क्या हो गया, इसको हटा दिया गया। और भाई साहब ये आज तक ऐसा ग्रह है, अभी तक ये जब से खोजा गया है तब से अभी तक सूरज का चक्कर नहीं लगा पाया। कब लगाएगा? 2078 में पूरा करेगा, और अभी तक इस पे एक साल कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि एक साल तब कंप्लीट होगा जब सूरज का चक्कर लगाएगा। तो सोचो, इसीलिए इसको हटा दिया हमने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चालू करने वाले हैं बुध ग्रह से। तो सबसे पहले सौर मंडल, ये देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सबसे पहले क्या जाएगा, बुध। तो बुध सूरज के सबसे निकटतम ग्रह। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भैया सूरज के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सूरज के सबसे निकटतम ग्रह है, और ये सबसे छोटा ग्रह है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अब ये पास में है तो गर्मी भी ज्यादा आएगी और रात को ठंडी भी ज्यादा पड़ेगी। तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किस में होता है? तापांतर मतलब ताप में अंतर, तो बुध में होता है। चलिए अब हम बुध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी के नाम से जानते हैं, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह। तो याद रखना, बुध सूर्य का सबसे निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह। पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। बुध। सूरज के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध पर वायुमंडल का अभाव होता है, किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है बुध पर। ये सूर्य के सबसे पास में होता है, जिसके कारण लगातार इस पर तेज सूर्य का प्रकाश पड़ता है। बुध का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है, कोई इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है, इतना आपको याद रखना है। सबसे अधिक दैनिक तापांतर, सबसे अधिक दैनिक तापांतर 560 डिग्री सेल्सियस, 560 डिग्री सेल्सियस यहीं पाया जाता है। सर्वाधिक परिक्रमण गति 48 किलोमीटर पर सेकंड है, और ये पूरी की पूरी सूरज की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है। हमारी पृथ्वी कितने दिन लगाती है? 365 दिन में सूरज के चक्कर लगाती है, तब एक साल होता है। इस पे एक साल कितने दिनों में हो जाता है? 88 दिनों में यहाँ पर एक साल हो जाता है। तो इतना आपको बुध के बारे में याद रखना है। और ये स्टार बना लेना, मेरिनर 10 पहला कृत्रिम सैटेलाइट था जिसे बुध की सतह के अध्ययन के लिए भेजा था। सैटेलाइट क्या होता है? एक पिंड होता है जिसे क्या किया जाता है, किसी भी ग्रह के अध्ययन करने के लिए ऊपर भेजा जाता है उसकी कक्षा में। तो हमने मेरिनर 10 को बुध की कक्षा में भेजा था उसका अध्ययन करने के लिए। बुध दिखता कैसा है, बुध क्या है, कितना इसमें टेम्परेचर है, कैसी धरती है, सारी चीज़ बताने का काम, फोटो खींचने का काम कौन करा? मेरिनर 10। तो इतना याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। प्यारे दोस्तों, शुक्र ग्रह जो कि चमकीला और इतना सुंदर दिखाई देता है, ये देखिए आपको कैसा गोल्ड वाला दिखाई दे रहा होगा, गोल्डन गोल्डन। तो सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है ये सुंदर ग्रह। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका परिक्रमण और घूर्णन काल लगभग समान होता है। ये सूरज की जो परिक्रमा लगाता है और अपनी सतह पर घूमता है, ये दोनों का समय बराबर होता है लगभग। तो याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा ग्रह जिसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान होता है? तो आप बोल दोगे शुक्र ग्रह। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर है ये,
आकार देखा जाए और इसका द्रव्यमान देखा जाए, मास देखा जाए, तो ये लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विंस ऑफ द अर्थ। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, ये सौरमंडल का सबसे समीप स्थित है, ये पृथ्वी के सबसे समीप है, यहाँ सौरमंडल की जगह कर लेना, ये पृथ्वी के सबसे समीप स्थित है। क्या हो जाएगा ये, यहां से इसे काट के अपन लिख देंगे ये पृथ्वी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी के सबसे समीप स्थित है। तो याद रखना 41 किलोमीटर, ये हटा देना, आप बस इतना याद रखना, ये पृथ्वी के समीप स्थित है शुक्र ग्रह। ठीक है, अब हम आगे चलने वाले हैं। इसे सौंदर्य का क्या हो जाता है, यहाँ पर लगातार क्या हो जाता है, गर्मी पैदा हो जाती है। तो प्रेशर कुकर की दशाएं कहाँ विद्यमान होती हैं, तो आप बोल दोगे प्रेशर कुकर की दशाएं शुक्र ग्रह पर विद्यमान होती हैं और ये चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, ना बुध का कोई उपग्रह था, ना शुक्र का कोई उपग्रह है। वहां पर मेरिनर 10 पहुंचाया था कृत्रिम सैटेलाइट, यहाँ पर बेनेरा 3 पहला अंतरिक्ष यान था जो इसकी सतह पर उतारा था। मतलब इसकी सतह पर हमने अंतरिक्ष यान को उतार दिया था जो ये अध्ययन करेगा कि भैया शुक्र की धरती कैसी है, क्या चीज़ कैसी है। तो बेनेरा 3 पहला अंतरिक्ष यान था जो इसकी कक्षा पर हमने उतारा था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति के बाद जीवन का विकास। अब देखो, ये तो पृथ्वी के बारे में अभी अपन देखेंगे, तो बुध और शुक्र के बारे में उम्मीद है आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में। तो अब हमारा प्यारा ग्रह अर्थ, पृथ्वी, मतलब देख रहे हो आप पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, इतने तारे हैं, इतने नक्षत्र हैं, उन सब में सिर्फ जीवन किस पर पाया जाता है, पृथ्वी पर। हम कितने लकी हैं कि हमें पृथ्वी पर जन्म मिला, और वो भी मनुष्य जन्म मिला है, दिमाग मिला, हाथ पैर मिले, कुछ करने के लिए मिला, फिर भी हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धर के रह जाएं, जिंदगी गुजार दें और मर जाएं, क्या मतलब रहेगा इसमें। इसीलिए पूरा जी जान लगा दो, फोकस कर दो, लक्ष्य हासिल करने में जान लगा दो, जो होगा वो होने दो, अच्छा ही होगा जो हम करते जाएंगे। क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, आपने देखा होगा सोने की खुदाई की जाती है तो आदमी खोदते जाते हैं, इतनी जल्दी सोना नहीं मिलता, मिट्टी निकालनी पड़ती है लाखों टन, तब जाके 1-8 किलो छोटा सा सोना मिलता है। तो लोगों का ध्यान कहाँ होता है, सोने पर होता है, ना कि मिट्टी पर। तो आप भी अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करो, पूरा फोकस अपनी नौकरी पर कर दो, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं प्यारा सा ग्रह पृथ्वी। अब जो पृथ्वी है इस पर जीवन पाया जाता है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। हम इंसानों ने तो इतना ही खोजा है अभी तक, और इस पे पानी बहुत ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, 71% भाग पर पानी है। पानी के कारण ये कैसा दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन के कारण नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जीवन लगभग 4.54 अरब वर्ष, मतलब कार्बन डेटिंग जो मेथड रहती है, कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, 4.54 अरब वर्ष। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये झुकी ना होती तो दिन रात नहीं हो पाते, ये झुकी हुई है जिसके कारण दिन रात होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है, पानी का रिफ्लेक्शन के कारण ये नीला दिखता है, तो नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का घनत्व अन्य ग्रहों से अधिक है, 5.52, याद रखना। तो ग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है घनत्व। तो याद रखना पृथ्वी का घनत्व अन्य ग्रहों की तुलना में ज़्यादा है, मतलब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे ग्रहों पर गैसें वगैरह हैं जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की औसत गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, उसकी गति कितनी है, तो आप बोल दोगे सर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,070 किलोमीटर है, मतलब उसकी जो खुद की परिधि है वो कितनी है, 40,070 किलोमीटर है, और ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है।
1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पे चक्कर लगा रही है और यह पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा कर लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये एक्यूरेट है। तब तो जाके 366 दिन का एक साल आता है 4 सालों में, ठीक है। तो यही वहाँ पर ऐड हो जाता है 4 सालों में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। और पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 3.68 गुना बड़ी है। पृथ्वी का जो चंद्रमा है हमसे कितना छोटा है, 3.68 गुना छोटा है। पृथ्वी इतनी बड़ी है और वहाँ पर चंद्रमा से 81 गुना भारी है। पृथ्वी अपने उपग्रह से चंद्रमा से कितने गुना भारी है, 81 गुना भारी है। इसीलिए तो चंद्रमा पर जाने पर व्यक्ति का भार कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का 60 किलोग्राम पृथ्वी पर भार है, वो चंद्रमा पर जाएगा, वहाँ पर उसका कितना रह जाएगा, 10 किलोग्राम, क्योंकि 1/6 गुना हो जाता है। वहाँ इतना कम हो जाता है क्योंकि आकर्षण शक्ति कम है, भारी कम है। इतना क्लियर हुआ। और देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की वर्तमान प्रचुरता वस्तुतः जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है बल्कि परिणाम है। ये क्या बोल दिया सर मैंने, पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस से जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। ये याद रखना है आपको। पृथ्वी पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें थी। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। शुरू में ऑक्सीजन नहीं थी, तब भी तो जीव आए। तो जीवों ने ऑक्सीजन बनाई और ऑक्सीजन से फिर धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन जीवन की उत्पत्ति गैस को नहीं मान सकते, ऑक्सीजन को जीवन दायनी गैस बोल सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शुरुआत में बैक्टीरिया ऑक्सीजन से जिंदे नहीं थे, कार्बन हाइड्रोजन से जिंदे थे। ये तो नील हरीश सहवाल ने जन्म दिया है ऐसे। तो याद रखना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ऑक्सीजन की देन है, ये गलत है होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति जीवन की देन है। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जीवन बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते थे, जीव जो जब उस समय पृथ्वी पर थे। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया, नील हरीश सहवाल, इन्होंने ऑक्सीजन की उत्पत्ति की है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना है। अब हम प्यारे ग्रह की बात करने वाले हैं। सबसे अच्छा ग्रह मंगल ग्रह। क्यों? अब आप बोलोगे सर क्यों आपने मंगल ग्रह को इतना अच्छा ग्रह क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा इलॉन मस्क जी बोलते हैं कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने वाला है, मंगल ग्रह पर दुनिया बसाई जाएगी। तो आप अपना प्लॉट कटवा देना, नहीं बाद में दिक्कत आए फिर तुम बोलो यार प्लॉट मिल ही नहीं रहा। बहुत सारों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, न्यूज़पेपर में उठा के देखो, कई दावे मिलेंगे आपको। तो मंगल ग्रह ध्यान से सुनना, ये लाल कलर का ग्रह, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है उसमें फेरस की मात्रा ज़्यादा है, लोहे की मात्रा ज़्यादा है। इसीलिए मंगल ग्रह को देखने पर हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ लोहा है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाएगा, जंग लग जाती है और वो लाल दिखने लगता है। इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लौह तत्वों की प्रचुरता है। इसका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग बराबर होता है, मतलब जितना इसका घूर्णन काल है उतना ही पृथ्वी का है अपने अक्ष पर, जैसे 24 घंटे में। तो ऐसे कुछ माना जा रहा है कि ये गोल्डीलॉक्स का ग्रह है। यहाँ पर जीवन की कल्पना की जा रही है, यहाँ मीथेन गैस पाई गई है, यहाँ पानी के अवशेष पाए गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी एक आध दुनिया हो, क्या कहा नहीं जा सकता, हम थोड़ी गए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो पृथ्वी के बाद मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक फीबोस और एक डीमोस। ये कीबोस नहीं है, फीबोस है, फीबोस। तो फीबोस और डीमोस, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। तो पेपर क्वेश्चन आता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, डीमोस है, ठीक है। फीबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं, जिसमें से डीमोस कैसा है, सबसे छोटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है मंगल पर सबसे ऊंचे पर्वत का भी पता लगा लिया हमने। हमारे यहाँ कौन सा जाएगा, हिमालय पर्वत, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह ये देख लिया, निक्स ओलंपिया यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हिमालय से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। समझ रहे हो? आपसे पूछा जाएगा निक्स ओलंपिया कहाँ स्थित है, या निक्स ओलंपिया क्या है, क्या ओलंपिक का खेल है, ओलंपिक का पदक है, ओलंपिक का शुभांकर है, या फिर पर्वत है? तो अब आपको दिमाग लगाना है, निक्स ओलंपिया एक पर्वत का नाम है जो कि कहाँ है, मंगल ग्रह पर है और हिमालय से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे चलने वाले हैं। और मेरिनर 4, मेरिनर 10 बुध पे पहुँचाया था। यहाँ मेरिनर 4 पहला अंतरिक्ष यान था जिसे नासा ने मंगल की सतह पर भेजा था, और नवंबर 2013 को भारत ने अपना मंगलयान भी भेजा था, मॉम नाम से, मिशन मंगल,
मिशन ऑर्बिट में भेजना था मंगल के, तो मॉम नाम दे दिया था। तो आप सभी को पता है 2013 में भारत ने भेजा था, लेकिन मेरिनर 4 पहला अंतरिक्ष यान था जिसे मंगल की सतह पर पहुंचाया गया था। आगे बढ़ते हैं, मंगल के बाद में आता है बृहस्पति। अब बृहस्पति से बाहर के ग्रह चालू हो जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तक क्या होता है, आंतरिक ग्रह थे ये, और इनके बीच में अब क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं जो लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो बृहस्पति कितना बड़ा सा ग्रह आपको दिखाई दे रहा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह आ जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहेंगे, शुक्र ग्रह को। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह। नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है सारी जानकारी। बृहस्पति, जुपिटर सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह होता है। बृहस्पति को लघु सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास स्वयं का प्रकाश भी मौजूद है। याद रखना, इतना भारी और बड़ा होता है, लगातार इस पर प्रकाश आता रहता है, क्योंकि स्वयं की सौर ऊर्जा है इसके पास में। इस पे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो लगातार वहाँ पर गैसों के द्वारा क्या कर रही हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं। सुमाकल लेवी आपने नाम सुना होगा। सुमाकल लेवी नामक धूमकेतु इसी ग्रह से टकराया था। सुमाकल लेवी, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सुमाकल लेवी नामक धूमकेतु किस उपग्रह से टकराया था। अब जो भारी होगा, बड़ा होगा, एकदम से वो बीच में आ जाएगा, तो यही बृहस्पति था, इससे जाकर वो टकरा गया था। ठीक है, इसके लगभग अब आपको नेट पे सर्च कर लेना है, इसके लगभग उपग्रह कभी बढ़ते रहते हैं, कभी घटते रहते हैं। न्यूज़पेपर में जो अपडेट रहे, आप उस अपडेशन को यहाँ पर लिख लेना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से फीबोस और डीमोस सबसे छोटा ग्रह है, तो आपको बता दूं बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमीड उपग्रह, जो कि पूरे के पूरे उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमीड क्या हो जाएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी माना जाता है। सबसे तेज घूर्णन होता है इसका, 9 घंटे 56 मिनट में ये क्या कर लेता है, अपना चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब दिन रात यहाँ कितने घंटे के होते हैं, 9 घंटे के होते हैं। क्लियर। और देखते हैं आप शनि के बारे में। बृहस्पति, ये जितनी जानकारी दे रहा हूँ उतनी आपको याद रखनी है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, इसीलिए इसको अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में इतनी चीज़ें, अभी तो दैनिक गतियाँ, उसके बाद में हम देखेंगे ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल, आयन मंडल, बहुत चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो शनि क्या आ जाएगा। आप देखो शनि बहुत प्यारा ग्रह है। देखो आपको कैसे वलय से दिखाई दे रहे हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कैसे आखिर ये वलय दिखाई दे रहे हैं, ये है गैसों का खेल। तो इसके बीच 7 वलय पाए जाते हैं। बीचों बीच कितने वलय, 7 वलय, 7 रिंग पाए जाते हैं। 7 से शनि और 7 से 7। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है, गैलेक्सी प्लेनेट। शनि में क्या होती है, गैसें भरी पड़ी हैं बहुत सारी, तो इसीलिए इसे गैसों का गोला या फिर क्या बोला जाता है, गैलेक्सी प्लेनेट कहा जाता है। अब इसमें गैसें इतनी ज़्यादा भरी हुई हैं, इसका रंग पीला दिखाई देता है, इसीलिए इस ग्रह को क्या बोलते हैं, हल्का पीला ग्रह दिखाई देता है, पीला ग्रह। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा पीला ग्रह कौन सा है, तो शनि। नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल। सौंदर्य का देवता कौन सा है, शुक्र। तो ये याद रखना है आपको। सबसे कम घनत्व होता है। अब गैसें हैं तो गैसों का घनत्व कहाँ ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा पृथ्वी पर। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। वर्तमान समय में इसके सबसे सर्वाधिक उपग्रह। पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। याद रखना, नेट पे आप सर्च करके लिख सकते हो कितने उपग्रह हैं। टाइटन शनि का एक विशालकाय उपग्रह। तो बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है टाइटन किसका उपग्रह, तो शनि का उपग्रह, एक बड़ा सा उपग्रह, विशालकाय उपग्रह। तो शनि के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। गैसों का गोला है, इसीलिए इसे गैसों का प्लेनेट बोला जाता है, या फिर गैलेक्सी प्लेनेट। पीला रंग होता है, सबसे कम घनत्व होता है, सर्वाधिक वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के माने जाते हैं, और टाइटन इसका विशालकाय उपग्रह है। अब बात करते हैं अरुण। अरुण ध्यान से सुनना, ये पहला ग्रह था जो कि 1781 में विलियम हार्सेल ने खोजा था। दूरबीन लेकर बैठे थे, देख रहे थे अंतरिक्ष में, और देखते देखते इन्हें लगा यार ये तो नया ग्रह दिख गया। जब उन्होंने उसको देखा तब पता चला यार ये तो अरुण ग्रह, यूरेनस है। दूरबीन की मदद से खोजा गया था। अरुण ग्रह की धुरी सूर्य के कक्ष पर 98 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये तो भाई साहब पूरे झुके हैं, 98 डिग्री झुके हैं। लेटे हैं, ऐसा लगता है लेटे हैं मस्त ऐसे, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो प्यारे दोस्तों अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि की भांति इसके भी 5 वलय हैं। शनि में 7 वलय हैं, अरुण में 5 वलय हैं, और इसका अल्फा बीटा गामा वलय भी कहा जाता है। मतलब जो वलय हैं उसका नाम क्या रखा है, अल्फा बीटा और गामा नामक वलय कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया अरुण।
अब ध्यान रखना इसके उपग्रहों के नाम शेक्सपियर की रचनाओं पर रखे गए। शेक्सपियर जो कि एक लेखक हुआ करते थे, महान लेखक थे, उनके नाम पर इसके देखो जो उपग्रह हैं इसके, तो इनके उपग्रहों के नाम किसके नाम पर रखे गए? शेक्सपियर की रचनाओं के नाम पर। जैसे टाइटेनिया, या यहाँ टाइटेनिया था टिटेनिया कर दिया, तो टिटेनिया, एरियल, ओविल, ओवेगेम, मिरिंडा। मिरिंडा याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा। मिरिंडा क्या है? पीने वाली लिक्विड, सॉफ्ट ड्रिंक, पानी या फिर एक ग्रह, तो आप लगा देना उपग्रह है मिरिंडा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब लास्ट पर चलते हैं, अपन वरुण पर चलते हैं। इसे किसने खोजा था? इसे जोहान गाले ने। तो आपसे पूछा जाएगा अरुण को किसने खोजा? विलियम हार्सेल ने खोजा। और वरुण को किसने खोजा? नेपच्यून को, तो जोहान गाले ने खोजा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, क्योंकि सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर है, गर्मी नहीं पहुंच पाती इतनी ज्यादा। सबसे कम परिक्रमण काल है 5.4 किलोमीटर है। इतनी जल्दी से ये क्या कर लेता है? परिक्रमा लगा देता है सूरज की। ध्यान देना, दूर है तो तेजी से ये गति करता है। तो पेपर में इतने क्वेश्चन यहाँ से ग्रहों से निकल कर आते हैं। उम्मीद है आप इसे आराम से पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, लगातार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे नक्षत्र मंडल की। ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी तो ये आप देखोगे किस तरह से ये क्षुद्र ग्रह काम करते हैं, सारी चीजें। हेली धूमकेतु क्या है, उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्कापात क्या होता है, पुच्छल तारे क्या हैं, पृथ्वी पर दिन रात कैसे हो जाते हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, दिन रात की अवधि में अंतर कैसे होता है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्यारे दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर इस बार संविदा शिक्षक आपको निकालनी है, साइंस में अच्छे नंबर लेकर आने हैं आपको, 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय रहेगा। इतना भी समय नहीं है आपके पास कि आप समय बर्बाद कर सको, तो आप इंतजार मत कीजिए। सारी चीजें आपको मिल रही हैं एप्लीकेशन पर मात्र 499 में। तो सोचिए मत, जल्दी से आइए। अभी आपको चीजों के साथ में मिल रहे हैं 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री। कुछ समय बाद ये प्रैक्टिस सेट अलग से आपको रुपए पे करने पड़ेंगे इसके, तो मौका भी है आपके पास 15 प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।